एपिसोड 1 के पार्ट 1 में हमने देखा था जहांग सुसाइड कर लेता है। सॉन्ग को उसके मरने का बहुत दुख होता है। वो कहता है मेरे लीडर होने का क्या फ़ायदा अगर मैं अपने भाई का ही ख्याल नहीं रख पाया तो। अगर मैंने उसे इतना पुश नहीं किया होता तो वो कभी भी सुसाइड नहीं करता। सारी गलती मेरी है। पाओ कहता है आपकी कोई गलती नहीं है, झांग ने खुद डिसीजन लिया है सुसाइड करने का। सॉन्ग उसे ऑर्डर देता है झांग के अंतिम संस्कार का इंतजाम एकदम अच्छे तरीके से होना चाहिए। ली भी कहती है भगवान करे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले और प्लीज हमें माफ कर देना। घर के सारे नौकर आपस में बातें कर रहे थे। अगर मिस्टर सॉन्ग ने झांग को फोर्स नहीं किया होता तो वो अपना गला नहीं काटता। वो अपने दिल में बहुत दुख लेकर मरा है। उसकी आत्मा को इतनी आसानी से शांति नहीं मिलेगी। सॉन्ग और उसकी वाइफ ली उन्हें बातें करते हुए सुन रहे थे। तभी एक नौकरानी कहती है वो दोनों भाई भाई थे। चाइना से यहाँ आते वक्त उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, फिर मिस्टर सॉन्ग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। तभी ली उन सबको डांटते हुए कहती है किसी इंसान के मर जाने के बाद क्या उसके बारे में गॉसिपिंग करना एप्रोप्रिएट है। सब लोग शांत हो जाते हैं। सॉन्ग का मन झांग के जाने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी रहता था, इसीलिए उसका मन बहलाने के लिए ली उसे चाइनीज़ ओपेरा दिखाने के लिए लेकर आती है, जिसे देखने के लिए उनके साथ उनका बेटा टियान भी आया हुआ था। टियान उस एक्टर को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। उस रात घर जाने पर वो उसी चाइनीज़ ओपेरा की एक्ट्रेस की एक्टिंग करने लगता है। उसे ऐसा करते वक्त यांग देख लेता है। यांग उससे कहता है तुम ओपेरा शो की एक्ट्रेस की एक्टिंग कर रहे हो, क्या मैं भी एक्टिंग देख सकता हूँ। टियान उसे हाँ कर देता है और टियान अब उसके सामने एक्टिंग करके दिखाता है। यांग भी उसकी परफॉर्मेंस को काफ़ी इंजॉय कर रहा था। टियान अपनी परफॉर्मेंस खत्म करते हुए कहता है आज के ओपेरा में केवल इतनी ही परफॉर्मेंस थी, अगर तुम आगे की परफॉर्मेंस देखने वाले हो तो तुम्हें नेक्स्ट ओपेरा का वेट करना पड़ेगा। यांग उससे कहता है क्यों ना नेक्स्ट ओपेरा शो देखने के लिए हम दोनों साथ चलें, पर अभी मुझे भूख लगी है, चलो बुआ के घर जाकर कुछ स्नैक्स खाते हैं। वो दोनों साथ मिलकर बुआ के घर तक आ जाते हैं। तभी यांग टियांग से कहता है तुम बाहर ही इंतजार करो, मैं अंदर जाकर कुछ स्नैक्स लेकर आता हूँ। तभी यांग को ढूंढते हुए चांद वहाँ आती है और कहने लगती है ये कहाँ चला गया, मैं चाहती हूँ कि ये पढ़ाई करे और ये खेलता रहता है। अचानक से चांद और उसकी नौकरानी के सामने एक सांप आ जाता है। वो दोनों बहुत घबरा जाती हैं। चांद की नौकरानी उस सांप को उठा रही होती है। तभी चांद को टियान को देखकर एक आइडिया आता है और वो अपनी नौकरानी से कहती है ये सांप उस लड़के के ऊपर फेंक दो, अगर ये मर ही जाएगा तो अच्छा होगा, मेरे बेटे का रास्ता क्लियर हो जाएगा। चांद की नौकरानी बिल्कुल ऐसा ही करती है। जहाँ टियान बैठा हुआ था वो उसी तरफ उस सांप को छोड़ देती है। सॉन्ग भी उसी फील्ड में जा रहा होता है। तभी चांद देख लेती है और उसके पास आकर कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इस वक्त तो आप नॉर्मली वेयर हाउस में होते हैं ना। सॉन्ग कहता है मुझे सर दर्द हो रहा था इसलिए मैं रेस्ट के लिए आया हुआ था। तो चांद उससे कहती है मैं आपको हेड मसाज दे देती हूँ तो आपको बेटर फील होगा, आप अंदर चलिए। टियन पौधों के साथ खेल रहा था। तभी उसकी तरफ सांप बढ़ने लगता है। यांग बीच में आ जाता है और उससे कहता है बुआ हमारे लिए ड्रिंक्स और स्नैक्स लेने के लिए गई हैं। टियान की नज़र सांप पर पड़ती है तो वो यांग को अपने पीछे खींच लेता है। सांप अब उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। आखिरकार टियान बीच में आ जाता है और सांप उसके पैर पर काट लेता है। यांग जोर जोर से चिल्लाने लगता है कोई मदद करो। तभी बुआ उनके स्नैक्स लेकर वहां आती है। वो टियन को अपनी गोद में उठाती है और अंदर ले आती है। टियन के पेरेंट्स और सब लोग मिलकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। बुआ उन्हें बताती है कि टियन को सांप ने काट लिया है। सॉन्ग अपने ड्राइवर से कहता है कि वो जल्दी से कार निकाले जिससे वो हॉस्पिटल जा सके। ड्राइवर देखता है कि उनके कार के सारे टायर पंक्चर हो गए थे। वो ये बात सॉन्ग को बताता है और सॉन्ग उससे बहुत नाराज होता है। टायर पंक्चर करने के लिए भी चांद ने ही अपनी नौकरानी से कहा था। अब वो नाटक करने लगती है और सबसे कहती है ये बेचारे टियान को क्या हो गया, ये तो अभी बच्चा है। वो सब लोग टियान को उठाने की कोशिश करते हैं पर टियान होश में नहीं आ रहा था। तभी ली की असिस्टेंट जिसका नाम जिया था वो जल्दी से अंदर जाती है और एक दवा बनाकर लाती है। चांद कहती है हम इस तरह कोई भी दवा टियान को नहीं दे सकते। ली कहती है क्यों नहीं दे सकते, सब जानते हैं कि मेरी असिस्टेंट जिया डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती है, मुझे उसकी बनाई दवा पर पूरा विश्वास है। अब वो लोग टियान को उस दवा को पिला देते हैं। टियान को धीरे धीरे होश भी आने लगता है। जिया कहती है आप लोग चिंता मत करिए, उसके शरीर से जहर निकल चुका है, उसके पैर में कुछ दिनों तक तकलीफ रहेगी पर वो ठीक हो जाएगा। सॉन्ग जिया को उस दवा के लिए काफी सारे सिक्के देता है। वो उससे कहता है अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं आज हमारे बेटे का क्या होता। तभी ड्राइवर वहां आकर कहता है आप मुझे पनिश करिए। सॉन्ग कहता है तुम मेरी कार्स तक का ख्याल नहीं रख पाए, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर ही जाता। तुम्हें क्या पनिशमेंट देनी है ये डिसाइड ली करेगी क्योंकि वो ही इस घर की फीमेल लीडर है। और ली ड्राइवर को पनिश नहीं करती और उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। जिया उससे पूछती है आपने ऐसा क्यों किया।
ली कहती है, क्या ये बात तुम्हें अजीब नहीं लगती कि अचानक से कार के सारे टायर्स पंक्चर हो गए? मुझे तो लगता है कि किसी ने ये जानबूझकर करवाया है। दूसरी तरफ चांद कह रही थी, उस बेवकूफ़ जिया की वजह से मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया, वरना वो टियान आज मर ही जाता। तभी ली वहाँ आती है। ली चांद से पूछती है, जब मेरे बेटे को सांप ने काट लिया था उस वक्त तुम कहाँ थी? चांद कहती है, मैं भी वहीं थी। मैंने बुआ को टियान को कैरी करते हुए अंदर लाते हुए भी देखा था। तो क्या तुम अब मुझे जिम्मेदार मान रही हो? ली कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता कि अचानक से कार के सारे टायर्स पंक्चर कैसे हो गए? तो चांद उससे कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है मेरे खिलाफ? ली कहती है, अभी कोई प्रूफ नहीं है, पर अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ प्रूफ मिल गया ना, तो तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। मेरे बेटे से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस घर से बाहर कर दूंगी। दूसरी तरफ सॉन्ग बुआ के पास आता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें थैंक्स कहने आया हूँ जो तुम सही समय पर टियान को अंदर ले आई। तो बुआ कहती है, टियान बिल्कुल मेरे बेटे जैसा ही है। अगर वो मुसीबत में होगा तो क्या मैं उसकी मदद नहीं करूंगी? वैसे ये सब उसके साथ करवाया किसने? तो सॉन्ग कहता है, मैंने ये ड्यूटी ली पर छोड़ दी है। बुआ कहती है, पर सबूत ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। टियान और मैडम मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, इसलिए मुझे उनकी परवाह रहती है। सॉन्ग कहता है, मैं समझ सकता हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ जिसने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया। बुआ प्लीज़ वापस बिल्डिंग में आ जाओ और मेरे साथ रहने लगो। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? बुआ कहती है, मैं मानती हूँ कि उस वक्त मैं आपसे बहुत नाराज़ थी। आपको जब पता चला कि मैं एक बांझ हूँ तो आपने मुझे बिल्डिंग से बाहर कर दिया। कोई भी नाराज़ हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। सॉन्ग कहता है, मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया। बुआ कहती है, अब काफ़ी लेट हो रहा है, आपको वापस चले जाना चाहिए। सॉन्ग कहता है, मैं वापस नहीं जाऊँगा, आज रात मैं यहीं बिताऊँगा। यांग टियान के पास आता है और उससे पूछता है, तुम कैसे हो? अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? टियान उसके फेस को देखकर कहता है, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा फेस इतना डर्टी क्यों हो रहा है? यांग कहता है, मैं तुम्हारे लिए ये फल तोड़ कर लाया हूँ, मुझे पता है तुम्हें ये पसंद है। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, अकेले खेलने में मज़ा नहीं आ रहा है। टियान कहता है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं चाइनीज़ ओपेरा देखने के लिए नहीं जा पाऊंगा। यांग कहता है, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे ना, हम डेली चाइनीज़ ओपेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए चला करेंगे। वो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। ली बुआ से कह रही थी, अगर तुम्हें बच्चा हुआ होता तो हमारे बीच कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। बुआ कहती है, पर मैं खुशी हूँ कि मुझे बच्चा नहीं हुआ, वरना मुझे और मेरे बच्चे को भी हर चीज़ के लिए सबसे लड़ना पड़ता। और मैं तो अपने बच्चे को खतरे में बिल्कुल नहीं देख सकती जिस तरह तुमने देखा। ली कहती है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मुझे अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला। तो बुआ कहती है, टियान और यांग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। मैं नहीं चाहती कि उनकी मदर्स के बीच में किसी भी तरीके की लड़ाई हो, वरना उन दोनों बच्चों की दोस्ती पर भी असर पड़ेगा। ली कहती है, मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो, पर एक माँ और बेटे की बॉन्डिंग सिबलिंग्स की बॉन्डिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मुझे नहीं पता कि चान यांग को क्या सिखाएगी, पर यांग एक अच्छा लड़का है और मैं नहीं चाहूँगी कि यान और टियान के बीच के रिश्ते पर कोई भी आ जाए। वो हमेशा एक लविंग सिबलिंग्स बनकर ही रहे, मैं यही चाहती हूँ। रात के वक्त यांग टियान के रूम में आता है तो ली उससे पूछती है, तुम यहाँ टियान के साथ खेलने आए हो? यांग कहता है, हाँ, मैं उसके साथ ड्राइंग करने के लिए आया हूँ। उसके पैर में चोट लगी है तो वो बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए मैं उसके साथ रहूँगा। ली उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी जिया उससे कहती है, आपने उन दोनों को अकेला क्यों छोड़ दिया? आप भूल गई कि यांग किसका बेटा है? चान अपने बेटे को कुछ भी सिखा सकती है, क्या पता वो टियान को हर्ट कर दे। ली कहती है, मैं जानती हूँ कि यांग किसका बेटा है, पर उसके अंदर भी वही खून है जो टियान के अंदर है। उन दोनों का बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसलिए अच्छा होगा कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करें, ना कि नफरत करें। अगले दिन बुआ उन दोनों बच्चों के लिए लकड़ी की तलवारें बना रही थी। तभी टियान कहता है, मुझे तलवार नहीं चाहिए, क्या आप मेरे लिए एक हेयर पिन बना सकती हैं? बुआ कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हेयर पिन बना देती हूँ। वो उसे एक हेयर पिन बनाकर दे देती है जो टियान को बहुत अच्छी लगती है, और उस रात वो उस हेयर पिन को पहनकर फिर से चाइनीज़ ओपेरा की एक्ट्रेस की एक्टिंग करता है। पर उस दिन उसे उसकी माँ और जिया देख लेते हैं। ली उससे कहती है, तुमने अपने सिर पर ये स्कार्फ क्यों पहना हुआ है और ये हेयर पिन तुम्हें किसने दी? टियान कहता है, ये बुआ ने मेरे लिए बनाई है, ये कितनी ब्यूटीफुल है ना। जिया ये देखकर ली से कहती है, ये तो बहुत गलत है, टियान बिल्कुल झांग की तरह बिहेव कर रहा है, हमें उसे रोकना होगा। ली रोने लगती है और टियान से कहती है, ये तुम्हारे साथ कब से हो रहा है टियान? तुम इस तरीके से एक्टिंग कब से कर रहे हो, और किसी ने तुम्हें ये सब करते हुए देखा तो नहीं ना? मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम ये सब नहीं करोगे, समझ गए ना? ये सब जो तुम कर रहे हो ये करना बिल्कुल मना है। अगर किसी को पता चल गया तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आज के बाद तुम ये सब नहीं करोगे, समझ गए ना?
जिया और ली मिलकर टियान को बाहर लेकर आते हैं और उसके सामने ही उसकी हेयरपिन और स्कार्फ को जला देते हैं। टियान रोने लगता है। उन्हें ये सब करता हुआ चांद देख लेती है। चांद सोचने लगती है ये क्या कर रही है। ली अपने बेटे टियान से कहती है ये तुम्हारा एक सीक्रेट है जो तुम जिंदगी में कभी किसी को नहीं बताओगे, समझ गए ना? अगर किसी को भी इस बारे में पता चल गया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। उन दोनों के जाने के बाद चांद और उसकी नौकरानी वहाँ आते हैं। चांद की नौकरानी कहती है वो लोग कह रहे थे कि ये कोई सीक्रेट है। ऐसा क्या सीक्रेट हो सकता है? ये तो बस एक जला हुआ कपड़ा और एक लकड़ी का टुकड़ा है। चांद कहती है इस लकड़ी के टुकड़े में ज़रूर कोई ना कोई तो सीक्रेट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगले दिन बुआ टियन को एक और हेयरपिन लाकर देती है और उससे कहती है मुझे पता चला कि पुरानी वाली हेयरपिन ख़राब हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नई बना कर लाई हूँ। क्या तुम्हें ये अच्छी नहीं लगी? टियान कहता है ये बहुत अच्छी है पर ये मैं नहीं रख सकता। बुआ कहती है कोई बात नहीं, मैं इस पिन को यहीं छोड़ देती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बुआ के जाने के बाद टियान उस हेयर पिन को उठा लेता है। तभी चांद और उसकी नौकरानी वहाँ आ जाते हैं। चांद टियान से कहती है कल रात को तुम्हारी माँ ने कुछ जलाया था, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी माँ क्या जला रही थी? और तुम कल रो भी रहे थे। तभी चांद की नौकरानी कहती है ये अपने पीछे कुछ छुपा रहा है, हमें देखना चाहिए। वो दोनों उसके पीछे पड़ जाती हैं और उसके हाथ से वो चीज़ निकालने की कोशिश करती हैं जो वो छुपा रहा था। तभी जिया वहाँ पहुँच जाती है और चांद की नौकरानी को थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जो तुमने टियान को हर्ट किया। तभी ली भी वहाँ आती है और चांद को थप्पड़ मारती है। सॉन्ग वहाँ आकर कहता है ये सब क्या हो रहा है? चांद कहती है मैंने बस टियान को यहाँ बैठे हुए देखा था तो मैं उससे बात करने के लिए आई थी। अचानक से वो वियर्ड बिहेव करने लगा। ली उससे कहती है तुम एक नंबर की झूठी हो, वैसे तो तुम मेरे बेटे की तरफ देखती भी नहीं और आज तुम उससे बात करने के लिए आ गई। मेरे बेटे को सांप ने काट लिया और उसी दिन कार के सारे टायर्स पंक्चर हो गए। मुझे पता है ये सब किसने करवाया था। वो तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, पर आज मैंने अपनी आंखों से तुम्हें मेरे बेटे को हर्ट करते हुए देखा। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। चांद कहती है मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मेरा ये सब में कोई हाथ नहीं है। तुम्हारा बेटा ही है जो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। क्या उसका कोई सीक्रेट है जो तुम छुपा रही हो? सॉन्ग कहता है बहुत हुआ, तुम अब चांद के आसपास नहीं दिखोगी। तुम अपने बेटे को संभाल लो, बस इतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। ये सब कुछ सुनने के बाद चांद को बहुत गुस्सा आता है। ली भी गुस्से में अंदर जाती है और टियान से कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इस हेयर पिन के साथ अब नहीं खेलोगे, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो इसलिए मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी। अपने आर्म्स फोल्ड करो और पीछे मुंह करके खड़े हो जाओ। ये सब कुछ यांग देख रहा था। ली कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि अगर किसी को इस बारे में पता चला तो तुम परेशानी में पड़ जाओगे, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। ली अपने हाथ में स्टिक उठाती है और टियान को जोर जोर से मारने लगती है। वो उससे कहती है आज के बाद तुमसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब कहानी 12 साल आगे बढ़ती है। टियान बड़ा हो चुका था और एक बुक रीड कर रहा था। यहीं पर हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।